नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का टेकपुर बाई एग्जामपुर के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। और आज आप लोगों को एक कह सकते हैं कि हम सेफ्टी का कुछ बच्चों का डिमांड था कि रिवीजन कर दीजिए, यानी कि थोड़े से कुछ पॉइंट को हम पीछे की तरफ ले चलेंगे, जहां से हम थोड़ा सा टॉपिक को जो पीछे जैसे एग्जाम के व्यू के लिए जैसे सेफ्टी प्रिकॉशन हो गया, तो कुछ क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन को करवा देते हैं, ताकि कुछ बच्चों को था कि मतलब सर जी कुछ पॉइंट को बता दीजिए पीछे का भी। तो आज की क्लास में आपको टॉप 25 क्वेश्चन यानी सेफ्टी प्रिकॉशन क्वेश्चन से बताएंगे। तो साथियों, आप सभी जितने भी दोस्त मित्र भाई हैं, एक बार सेशन से जुड़ जाइए और जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी दोस्त मित्र भाई हैं, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, उनमें शेयर कर दीजिए। और शेयर ही ना कर दीजिए बल्कि आप खुद उस जिम्मेदारी की तरीके से, यानी आप होता है ना जिम्मेदार बच्चे होने की वजह से आप उसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो शेयर कर दीजिए। तब तक हम आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहते हैं। जैसे है मिशन वर्दी कॉम्बो बैच, इसमें यूपी पुलिस प्लस दिल्ली पुलिस प्लस एसएससी जीडी कांस्टेबल, यानी जिसको वर्दी का नशा है तो वह क्या कर सकता है, इस संस्था से यानी इस बैच से जुड़ सकता है, यानी इस कॉम्बो बैच से जुड़ सकता है, जिसमें फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे। और क्या मिलेंगे साथ में साथियों, आपको है ना लाइव क्लासेस के अलावा क्लास पीडीएफ भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, प्रैक्टिस क्विज मिलेगा, साथ में करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगा और मेनी मोर और भी चीजें मिलेंगी, है ना। और कैसे इसको अप्लाई करेंगे, अभी अपना कोर्स क्या करिए, प्री बुक करिए और पाएं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। क्या पाएंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाएंगे। तो ये चीजें हैं, जो भी आपके दोस्त मित्र भाई हैं या खुद आप हैं, तो इस बैच से जुड़िए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट, इसके बेनिफिट क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ मिशन ऑफ वर्दी के कॉम्बो बैच के क्या क्या बेनिफिट्स है साथियों। 01 यानी पहला, यानी आपको 1200 प्लस लाइव आवर्स क्लासेस मिलेंगे, 30 मार्क टेस्ट मिलेंगे और 30 प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे। और साथ ही साथ में 50 PY की PDF विद सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, प्रैक्टिस क्यूज मिलेगा। और जानते हैं साथियों, इसमें 30 टीचर यानी 30 महारथी कॉम्बो बैच में है। और साथ ही साथ में PDF भी मिलेगा 1200 प्लस, डाउट सेशन भी साथियों है, 2500 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चंस भी हैं और करंट अफेयर मैगजीन भी है और लाइव फाउंडेशन क्लासेस भी है। तो ये तमाम चीजें हैं। आप सभी साथी इस बार इस बैच से अवश्य जुड़े, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आइए ज्यादा समय निकालते हुए, यानी जो समय ज्यादा नुकसान न करते हुए, हम सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है ना। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों, और सवाल है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात मतलब समझ रहे हैं आपको, घात यानी कि बिजली के झटके की अनुभूति नहीं होगी। कितने पे अनुभूति आपको नहीं होगी साथियों। तो मैं बता देता हूं आपको, कुछ पॉइंट आप लोग नोट करिएगा साथियों। देखो भाई, एक होती है कह सकते हैं आप 0 से 5 मिली एम्पियर, यानी हम कह सकते हैं कि 5 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर करंट पे, यानी 5 मिली जो एम्पियर का करंट होता है साथियों, उस पे क्या होती है, झनझनाहट। क्या होती है, झनाहट, है ना, झनझनाहट होती है। किस पे, 5 मिली एम्पियर करंट पे अगर आपको झटका अगर लगेगा तो केवल आपको क्या होगा, झंझनाहट सी महसूस होगी, भाई कुछ लगा, है ना। 5 मिली एम्पियर पे झंझनाहट हुआ। 20 मिली एम्पियर पे आपको साथियों क्या होता है, झटका लगने लगता है। हो सकता है कहीं कहीं आपको 15 मिली एम्पियर तक भी कह देते हैं भाई झटका लगता है ना। तो लेकिन हम 20 मिली एम्पियर लगाते हैं। अगर आप टेस्टर जो घर पे यूज करते हो, अगर बाय द वे आप काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रीशियन हो, तो अगर आपको लगे कि हमने ऐसे टेस्ट को चेक किया और हमको झटका लगा, हल्का सा हमारे अंदर कंपन आया, और जब कंपन आया तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इस टेस्टर से 20 मिली एम्पियर करंट हमको लग गई, तभी हमको महसूस हुआ। तो 20 मिली एम्पियर जो झटका होता है, इस पे क्या होता है, झटका लग सकता है ना, झटका लग सकता है ना। ये चीज आप नोट करो फिर, ठीक है। फिर सेकंड नंबर जो आता है 5 मिली एम्पियर के बाद 20 मिली एम्पियर आता है। फिर साथियों आपका आता है 50 मिली एम्पियर। तो 50 मिली एम्पियर पे क्या होता है, हृदय घात हो जाता है, यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। क्या हो जाता है, हृदय घात बोल सकते हैं, या आप कह सकते हो कि मृत्यु भी हो सकती है।
200 मिली एम्पियर पे यानी कि पूरी बॉडी यानी 200 मिली एम्पियर पे बॉडी जल जाती है, बॉडी जल जाती है, बॉडी जल जाती है। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछा क्या है, क्या उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि भाई आघात जो है यानी कि अनुभूति नहीं होती है, तो इसका मतलब हुआ लेस देन 1 मिली एम्पियर करंट, लेस देन 1 मिली एम्पियर करंट पे आपको आघात का अनुभव नहीं होगा, यानी बिजली का झटका आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है, आ जाइए, पहला हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। आइए, निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। बहुत अच्छी बात है ना, कि भाई क्या हो सकता है कि भाई इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी हानि है कि आपको झटका लग सकता है। कैसे लग सकता है, ध्यान से देखिए। किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना। बिल्कुल सही है भाई, जब आप बिजली झटका लगता है तो भाई छाले पड़ना, मांस जलना, ये तो स्वाभाविक है। फिर साथियों, हृदय गति का रुकना व मृत्यु हो जाना। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। श्वास में रुकावट व मूर्छित हो जाना। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब हम पढ़ते हैं यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में, इलेक्ट्रिक फायर मतलब समझ रहे हैं जहां बिजली से आग लगी हो, है ना, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है, यानी फायर, है ना। फायर को आपको क्या करना है, बुझाना है। तो फायर को बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, पानी डालोगे। अरे मेरे प्यारे, कभी पानी डालते हैं बिजली में, नहीं डालते हैं ना, नहीं पड़ता है। फिर ऑप्शन बी है कार्बन पाउडर, है ना। कार्बन पाउडर तो चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए भाई कार्बन पाउडर की बातें अगर आई तो शुष्क पाउडर हम कर सकते हैं, चलो भाई ठीक है। लेकिन साथियों सबसे अच्छा डाटा आपको दिखाई दे रहा है क्या, ड्राई सैंड, जिसे बोलते हैं सूखी रेत। आप देखे भी होंगे आपके पावर स्टेशनों में, बाल्टी में वगैरह में, है ना, पूरा इसमें क्या होता है, सैंड इस तरह से भरा, यानी कि इस पे फायर लिखा होता है। क्या लिखा होता है, फायर लिखा होता है, और इस पे आप सैंड भरा होता है, बालू का रेत भरा होता है, जिसे सैंड बोलते हैं या सांड भी बोलते हैं। तो सूखी रेत की जो बाटल आप, अरे बाटल कह रहा हूँ, बाल्टी आप देखे होंगे। यहाँ तक कि साथियों आप पावर स्टेशनों पर, साथ ही साथ में पेट्रोल पंप पे, और भी कई जगह आपने अक्सर देखा भी होगा, आप पेट्रोल भरवाने बाइक वगैरह से जाते ही हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा सूखी रेत, यानी ड्राई सैंड होगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज राइट, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युतीय उपकरण में स्पार्किंग का, यानी स्पार्किंग का क्या कारण हो सकता है। तो भाई देखो, स्पार्किंग का सबसे महत्वपूर्ण कारण, अभी हमने कुछ बच्चों को भी PCL TG2 के बारे में पढ़ाया भी था, और उनके भी क्लास में मैंने बताया ढीला कनेक्शन सबसे स्पार्किंग का कारण होता है। और स्पार्किंग जो कारण होता है वह क्या होता है, ढीला कनेक्शन होता है। दोषपूर्ण उपकरण यानी फॉल्ट इक्विपमेंट, लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट नहीं होता है। जब भी बिजली लगेगी तो स्पार्किंग होगा, और स्पार्किंग की वजह से, यानी जो स्पार्किंग जब होता है तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडक्टेंस, है ना। तो लिख सकते हैं आप इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, है ना। तो जैसे ही ये स्पार्किंग किसके कारण उत्पन्न होता है, वह होता है इंडक्टेंस के कारण। यानी जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, कभी सपोज कर रहा हूँ, अगर आप कभी कभी देखेंगे जब बिजली हम स्विच ऑन करते हैं तो स्पार्किंग होती है। वह स्पार्किंग किस कारण उत्पन्न होती है, उसका उत्पन्न किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वह होता है इंडक्टेंस के कारण। किसके कारण उत्पन्न होता है, इंडक्टेंस के कारण होता है। अब स्पार्किंग उत्पन्न हो गई तो भाई इसका कुछ उपाय है, कैसे कम करेंगे। तो इसको कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। अगर भाई अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसको कम करना है, कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। क्या लगाते हैं साथियों, कैपेसिटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैपेसिटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कैपेसिटर का, कैपेसिटर का, कैपेसिटर का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का, यानी जो हम कैपेसिटर का जो यूज लगाते हैं हम उसका यूज करते हैं
कैपेसिटर का। तो अगर आपसे कभी पूछे कि स्पार्किंग को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, तो बताइएगा स्पार्किंग को कम करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो विद्युत उपकरण में जो स्पार्किंग का क्या कारण हो सकता है, वह कारण हो सकता है ढीला कनेक्शन। क्या हो सकता है, ढीला कनेक्शन। तो चौथे नंबर का जो बच्चे का सही आंसर है चौथे का ए, उस बच्चे का आंसर पूरी तरह से राइट है। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए भाई आपके स्क्रीन पर है क्या क्या चीज है, क्या है प्री बुकिंग का फायदा। 50 प्रीवियस ईयर 50 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ मिलेगा। 30 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर इन क्विज फॉर्मेट मिलेगा। करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगा। क्लास क्विज मिलेगा, है ना। फिर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। 150 रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। 15 प्लस मार्क टेस्ट मिलेगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट परचेज टाइम पर होगा। तो ये प्री बुकिंग के फायदा है। तो जो भी साथी हमारे दोस्त मित्र हैं अभी तक एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर लें, उनको बहुत कुछ सीख मिलने वाला है ना। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या है, प्री बुकिंग का फायदा क्या है, इन सारी चीजों को एक बार देख लीजिए कि प्री बुकिंग के लिए सभी गूगल प्ले स्टोर पर अपना ऐप को क्या करिए, अपडेट करिए। यानी आपको अपडेट करना होगा प्ले स्टोर में जाकर। प्री बुकिंग के लिए किसी भी कूपन कोड की आवश्यकता नहीं है। साथ ही में साथियों प्री बुकिंग करने के बाद एक बार अपने एग्जामपुर को बंद करें और दोबारा ओपन करें। उसके बाद माई कोर्स में जाकर अपना डेमो कोर्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ में साथियों एक्स्ट्रा डिस्काउंट यानी एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड आपको प्री बुकिंग करने के बाद कूपन कोड वाली जगह पर मिल जाएगा। तो इतनी चीजें हैं। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर है कि सूचनात्मक चिन्ह जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स, सूचनात्मक चिन्ह जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स का परिदृश्य, परिदृश्य मतलब होता है साथियों, परिदृश्य का मतलब होता है बैकग्राउंड, है ना। इसका मतलब होता है कि बैकग्राउंड क्या होता है, इसका बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड का पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि सूचनात्मक चिन्ह का जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है। तो बता दो साथियों जो सूचनात्मक होता है वह वर्गाकार या फिर हम आयताकार में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, वर्गाकार या आयताकार में बना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्लस का चिन्ह के हम कह सकते हैं सूचनात्मक, यानी आपको सूचना दी जाती है ना। तो वर्गाकार में आकृति में चाहे आप टेलीफोन का, घंटी का, रिंग का कुछ भी बना सकते हैं ना। तो इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, जो बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि होती है वह क्या होती है, हरे रंग की होती है। यानी हम कह सकते हैं क्या, ग्रीन रंग की हो सकती है, ग्रीन रंग की होती है। और इस पे जो सिंबल बना होता है वो सिंबल कौन सा होता है, व्हाइट होता है। कौन सा होता है, सफेद होता है। क्या होता है, सफेद होता है। क्या होता है, इस पे जो सिंबल बना होता है, कुछ भी आकृति आप बना दीजिए वह सफेद रंग का होता है। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5वें का जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, सी होगा। और ये जो पीला दिखाई दे रहा है यह किसके लिए है, त्रिकोण वेव के लिए है, यानी कि वार्निंग सिग्नल्स के लिए। किसके लिए है, वार्निंग सिग्नल्स के लिए है ये पीला भाई साहब। किसके लिए है, चेतावनी चिन्ह के लिए, चेतावनी चिन्ह। ठीक है, चेतावनी चिन्ह पे इसका जो रंग बैकग्राउंड क्या होता है, चेतावनी चिन्ह होता है। और रंग कैसा होता है, पीला होता है। और इस पीले पर ब्लैक रंग का सिंबल बना होता है। यानी कि कह सकते हैं आप इसको साथियों कि इस पे काले रंग की पट्टी का चित्र बना होता है, यानी उसका संकेत जो होता है ब्लैक बना होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा साथियों, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाने चाहिए, है ना। बहुत अच्छा सवाल है, बड़े आराम से आप इसको पढ़िएगा और आराम से इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वें का, 6वें में कुछ भी दम नहीं है। तो साथियों कह रहा है कि विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो साथियों मैं बता दूं, एक होता है आपका CTC, है ना। CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, BCF यानी ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। तो इतनी चीजें होती हैं, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ ही में ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन होता है। तो भाई देखो इसमें कहाँ मिल रहा है आपको ऑप्शन। तो सबसे बेस्ट जो होता है आपका CTC प्लस BCF किसमें होता है, हेलोन में। किसमें होता है, हेलोन में होता है। किसमें होता है, हेलोन में होता है, यानी हेलोन अग्निशामक यंत्र में होता है। तो ये इसका जो आंसर राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6वें का, यानी जो क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करके साथियों हम इसका यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अच्छा है, ये आपको पता है साथियों कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है क्या कि ISO का क्या तात्पर्य है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो भाई इसका आंसर क्या होगा? तो देखो भाई, इसका जो आंसर होगा वो होगा, आपको बता दूं आपको, देखो इंडियन स्टैंडर्ड से तो नाता हटाओ, इसका कोई काम नहीं। अब इंटरनेशनल इंडियन ये भी हटाओ, बचा दो। अब देखो यहाँ इंटरनेशनल के बाद साइंस लिख दिया, इसको भी हटाओ, बचा क्या? इंटरनेशनल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ISO का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम इसको इंटरनेशनल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ISO का तात्पर्य ये होता है। चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग विद्युत उपकरण पर नहीं करना चाहिए? यानी कि साथियों कह रहा है कि कौन सा ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका प्रयोग हम विद्युत उपकरण पर नहीं करना चाहिए। CTC प्रकार का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाष्पीकरण द्रव का, या फिर ड्राई पाउडर का। देखो भाई, CTC का तो हम करते हैं, अभी कुछ देर पहले ही पढ़े, साथ में हमने कार्बन डाइऑक्साइड का भी पढ़ा, क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है उसका भी करते हैं, ड्राई पाउडर का भी करते हैं, लेकिन साथियों वाष्पीकरण द्रव यानी कि हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आप किधर जाएंगे? सी के, और सी सही है, क्योंकि आप बिजली से आग लगी है तो बिजली से आग में आप जल और वाष्पी का तो यूज करेंगे नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। मैं देख रहा हूँ कई बच्चों का कमेंट बेहतरीन आ रहा है, क्या बात है, बहुत बच्चे, क्या बात है, जबरदस्त हमारे बच्चे हैं, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है ना, क्या बात है। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय, भाई जब आपने ITI किया होगा तो आपने वर्कशॉप तो देखा होगा, जरूर देखा होगा, चाहे फिटर से हो चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, आपको वो मास्टर साहब ले ही गए होंगे सर जी कि चलो भाई चलो आज हम लोग वर्कशॉप की तरफ चलते हैं। तो वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो भार उठाते हैं तो मैक्सिमम जो हमारा वजन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस होता है वह दोनों पैरों पर होता है। उन दोनों पैरों के बीच की जो दूरी होती है वह आप कह सकते हैं कि 45 सेंटीमीटर होती है, या फिर हम कह सकते हैं 18 इंच, है ना। अब ऑप्शन अगर आपके सामने ये भी दिखाई दे, अगर सेंटीमीटर में दोगे तो इसको बताइएगा, अगर 18 इंच में दिखाएगा तो इसको दिखाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी 9वें का बी हो जाएगा, यानी दोनों पैरों के बीच में हमारा वजन जो होता है वह ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक UPPCL TG2 का बैच है, तो आपको पता है कि अभी फिलहाल दीपावली की ऑफर चल रही थी और विशेष ऑफर था, तो उसमें 75% डिस्काउंट था। तो इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, आप बहादुर हो साथियों। बताओ इसमें कौन सा यूज करते हैं? विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए, विद्युत से उत्पन्न 8वें का एक बार मैं सवाल फिर से देखना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8वें का फिर से एक बार सवाल देखना चाहता हूँ साथियों, ये रहा। देखिए इसमें क्या होगा साथियों, तो मैं बता रहा था कि वाष्पीकरण द्रव का, है ना। तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बता दूंगा आपको कि किस प्रकार के अग्निशामक का यंत्र विद्युत उपकरण को नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड, चलिए वाष्पीकरण द्रव पे ही चलिए, अभी 8वां का सी ही पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए। विद्युत से उत्पन्न, ठीक है, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है? तो बता दो साथियों कि 10वें का बड़े आसान सवाल है, आप कर सकते हो। तो हेलॉन अग्निशामक का यंत्र करते हैं, जिसमें CTC और
किसका प्रयोग करते हैं, CTC, और किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC, CTC प्लस BCF, है ना, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो डाई मेथेन, अरे ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन। तो हेलोजन अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसमें 10वें का C हो जाएगा। मैं देख सकता हूं कई बच्चों का अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, है ना। क्या बात है, सारे बच्चे एकदम होड़ मचा के रखे हैं, सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होना तय है ना, बिल्कुल होगा साथियों। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, किसके संकेत के अंतर्गत शामिल है, अच्छा सवाल है। PPE यानी व्यक्तिगत सुरक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए कि भाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE किस प्रकार के संकेतों के अंतर्गत शामिल है। यानी आपको पहनना ही पहनना है, चेतावनी तो होगा नहीं, निषेधात्मक होगा नहीं। मैं इसको कह सकता हूँ सूचनात्मक में तो दस्ताना पहनना अनिवार्य, मतलब आपको कह सकते हैं जूता वगैरह पहनना। तो किस में आएगा भाई बताइए, इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव, किस प्रकार के संकेतों के अंतर्गत शामिल होता है। इंफॉर्मेटिव सिग्नल अनिवार्य है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE। तो मैं बता दूं साथियों, PPE का मतलब हो गया मैंडेटरी सिग्नल्स में आएगा, अनिवार्य में आएगा, है ना। सूचनात्मक संकेत में नहीं आएगा, क्योंकि सूचनात्मक का मतलब होता है आपको सूचना दी जाती है कि भाई इधर पेयजल है, व्यवस्था है, तो ये C ही होगा, है ना। तो C वाला, अनिवार्य वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का C। 12 की तरफ बढ़ चलते हैं। 12 का 12 नंबर पे है, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में कौन सा ट्यूब होता है। बड़ा आसान सवाल है, हमने नोट भी करवाया था पिछले क्लास में, और कई बच्चे हमारे अगर इसमें लाइव सेशन से जुड़े होंगे तो उनको पता भी होगा, है ना, कि कौन सा होता है, बीटाडीन होता है, ना कि फेयर लवली होता है। फेयर लवली कहाँ होता है भाई, फेयर लवली गाना गया, एक समय था ना उसका गाना लगा के फेयर लवली, अब वो चला गया, अब क्या हो गया, बीटाडीन आ गया। क्या आ गया, बीटाडीन। तो ये बीटाडीन होगा, लीन भी नहीं होगा ना, ये थोड़ा सा त्रुटि है, इसको सुधार लिया जाता है। तो इसको लिख सकते हैं साथियों बीटाडीन। क्या लिख सकते हैं, बीटाडीन की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का C होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का साथियों C हो जाएगा। चलिए आइए 13 नंबर पे चलते हैं साथियों। यदि तेल या पेट्रोल की वजह से आग लगी हो, जैसे मान लीजिए ये कोई अगर पदार्थ है, यानी मान लीजिए आपने कोई लिक्विड पदार्थ फेंका, तो तेल क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे तैरता है ना, ऐसे ही ऊपर रहता है, इसकी बात हो रही है। तो यदि तेल या पेट्रोल की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाले यानी किया जाने वाला अग्निशामक कौन सा होगा। यानी कि अगर तेल या पेट्रोल की वजह से जो आग लगी होगी तो उस प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक पे क्या होगा, सोडा एसिड टाइप का होगा, फोम टाइप होगा, CTC होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो भाई देखो यहाँ पर हम करते क्या है कि उस, जैसे मान लीजिए तेल जमा है, तो हम अगर जो लिक्विड लगाते हैं यानी जो लिक्विड जिस भी अग्निशामक से हम यूज करते हैं, तो करता क्या है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति या सप्लाई क्या करता है, काट देता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा साथियों, वो बन जाएगा आपका फोम टाइप का। यानी आपको पता है कि फोम टाइप को ही बोलते हैं साथियों झाग टाइप। क्या बोलते हैं, झाग टाइप पढ़ते हैं। यानी जैसे ही इस पे झाग पड़ेगा तो ये क्या करेगा, हवा की सप्लाई को क्या कर देगा, काट देगा, और हवा की सप्लाई कटते ही हमारा आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो फिलहाल अभी 13 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा, यानी जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, B नंबर आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का B हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, आराम आराम से करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे से हमारे साथी आंसर भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी से आप दीपावली का एडवांस में मजा लेते रहिए, है ना। चलिए तो और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहिए। त्यौहार तो त्यौहार ही होते हैं साथियों, है ना, हर साल आते हैं, और आप
ऐसा नहीं है कि भाई जिंदगी है, आप भी मजे मजे करिए, लेकिन आप पढ़ाई भी करते रहिए। पढ़ाई करने के बाद जाकर त्योहार मजा लीजिए, आपको आनंद आएगा, है ना। तो पढ़ाई भी करते रहिए और अपना त्योहार भी मजा लेते रहिए। तो CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने का काम करता है? यानी कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या बोल सकते हैं इसको साथियों? CO2 को बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड क्या बोल सकते हैं साथियों इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसको किसको बुझा सकता है? तो जो CO2 होता है वो CO2 किसको बुझाता है? वर्ग बी के अंतर्गत आने वाला और वर्ग डी के अंतर्गत आने वाला। तो वर्ग बी के अंतर्गत कौन सा आता है मैं बता दूं साथियों। वर्ग बी में जो आता है वो आता है डीजल, है ना, पेट्रोल, है ना, डीजल आते हैं, पेट्रोल आते हैं, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, और क्या आता है? मिट्टी का तेल आता है। यानी जितने भी लिक्विड वाले होते हैं ना, मिट्टी का तेल, ये बी में आता है, ठीक है। और डी में क्या आता है? वर्ग डी में धातु या मिश्र धातु से, धातु या मिश्र धातु से, या धातु या मिश्र धातु से जो आग लगी होती है वो आता है। इसमें आता क्या है? सोडियम और पोटेशियम। क्या आता है? सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम, इतनी चीजें आती हैं। क्या क्या आती है साथियों? सोडियम और पोटेशियम आता है। तो फिलहाल 14 नंबर का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 14 का ऑप्शन डी इज राइट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला का सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर है। अब वाही स्त्राव उपचार प्लांट में अम्ल अवशिष्ट को डॉट डॉट से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है, यानी किससे निष्प्रभाव किया जा सकता है? तो मैं बता दूं साथियों को, इसमें आप जो बहिस्त्राव उपचार होता है, यानी बेस्टेड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट जो होता है प्लांट कैन बी, तो इसको हम कैसे हटाएं, है ना, कि निष्प्रभाव किससे किया जा सकता है? तो मैं बता दूं साथियों, इसको हम जो करते हैं नमक से कर नहीं पाएंगे, सावयव से भी नहीं करेंगे, पानी से भी नहीं, किससे करेंगे? क्षार से, यानी एल्काइल से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा सवाल है, आराम से बताइएगा कि निम्नलिखित में से, यानी कि ये कौन सा चिन्ह है, हम देखना चाहते हैं। कई बच्चों का कमेंट कैसे आ रहा है ना, क्या बात है, कई बच्चों का कमेंट जबरदस्त तरीके से आ रहा है। और उसमें है आयनीकृत रेडिएशन, साथ में बी है धमाके की आशंका, सी है लेजर बीम, और डी है विद्युतीय झटका। तो क्वेश्चन नंबर 16 से बता देता हूँ साथियों, यह है आपका लेजर बीम है। क्या है? लेजर बीम है। और यह क्वेश्चन 2017 के यूपीपीसीएल TG2 के पेपर में आ चुका है। यूपीपीसीएल TG2 के पेपर में आ चुका सेम यही सिंबल। ये कौन सा सिंबल है साथियों, है ना। तो दिया हुआ चिन्ह चेतावनी किसको दर्शाता है? लेजर बीम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लेजर बीम को दर्शाता है साथियों। आ जाइए 17 नंबर पे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डॉट 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 रंग की एवं आकार की होती है। तो सूचनात्मक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है वह कैसी होती है? तो सूचनात्मक चिन्ह होता है, वह बता दूं आपको साथियों, जो सूचनात्मक चिन्ह होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा वह सी होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो सूचनात्मक चिन्ह हरा या वर्गाकार होता है। कैसा होता है? हरा या वर्गाकार होता है ना, हरे रंग क्या होता है। तो साथियों यानी हम ऐसे कर सकते हैं या फिर हम वर्गाकार कह सकते हैं। तो 17 नंबर का जो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। 17 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सूचनात्मक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है उसका रंग का जो आकार होता है वह हरे या वर्गाकार रंग का होता है, ग्रीन या स्क्वायर होता है। क्या होता है? ग्रीन या स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 17 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में क्रॉस लाल
रंग का बॉर्डर बना होता है। तो आप देखे भी होंगे जहाँ भी आप गए होंगे, चाहे होटल्स वगैरह में गए होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि अरे जैसे आप कुछ जगह आप जाएंगे ना जहाँ पर निषेध होता है कि भाई निषेधात्मक है, यहाँ नहीं, आपको मना है, जैसे स्मोकिंग वगैरह करना है ना, तो फिर भी लोग नहीं मानते हैं, क्लासिक या रेगुलर उड़ाते ही रहते हैं, भाई उनका काम है उड़ाना, उड़ाएंगे। तो देखो उस गोलाकार रंग का होता है और इसकी पृष्ठभूमि सफेद होती है और उस पर क्या मान के चले कि भाई ऐसे क्रॉस होता है ना, और इसमें ऐसे ही गोलाकार होता है यानी जो क्रॉस रंग का। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में क्रॉस लाल रंग का बना होता है? तो वह होता है आपकी प्रोहिबिटिव सिग्नस, यानी कि निषेधात्मक चिन्ह में होता है ना, निषेधात्मक चिन्ह में बना होता है। आपका एक होता है, देखो अभी सूचनात्मक चिन्ह को हमने इन्फॉर्मेटिव की बात किया था, तो एक होता है अनिवार्य, तो सूचनात्मक, निषेधात्मक, सूचनात्मक, आदेशात्मक। तो सूचनात्मक चिन्ह का जो होता है वह क्या होता है? नीली पृष्ठभूमि होती है। क्या होती है? इन्फॉर्मेटिव की नीली होती है, चेतावनी की क्या होती है? इसकी पीली होती है। क्या होती है? पीली होती है ना। अनिवार्य कह सकते हो या सकारात्मक कह सकते हो या आप कह सकते हो आदेशात्मक कह सकते हो इसको। तो इसकी जो चिन्ह होती है वह होती है आपको अनिवार्य की ब्लू, है ना, निर्देशात्मक हाँ ब्लू होगा। तो ये अभी फिलहाल इसका पीला होगा और इसका क्या होगा? रेड होगा, यानी कि क्रॉस होगा। तो निषेधात्मक चिन्ह के लिए यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए 19 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इसका जवाब दीजिए, है ना, इसका जवाब दीजिए कि क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आप जवाब दीजिए क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है कि विद्युत झटके के पश्चात, यानी जब विद्युत का झटका लग जाता है, ठीक है, तो कृत्रिम श्वास क्रिया के निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? यानी कि अगर बिजली का झटका लग गया है और उसको कहाँ पर? छाती के बगल, यानी हम कह सकते हैं ऐसे, है ना, यानी कि छाती के बगल लिटाया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? उस विधि को हम क्या कहते हैं? तो देखो साथियों, एक होता है सिल्वेस्टर, एक होता है सेफर। तो सीना मतलब अगर आपका सीना जलता है तो उसको बोलते हैं सिल्वेस्टर, अगर आपकी पीठ जलती है तो उसको बोलते हैं सेफर। अगर आपका सीना जलता है तो आपको कहाँ से ऐसे लिटाया जाता है? किसके? पीठ के बगल लिटाया जाता है, तब हम बोल देते हैं भाई कि यह क्या है? आपका सिल्वेस्टर विधि है। अगर आपको साथियों छाती जली है, अगर आपके पेट के बल लिटाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं साथियों सेफर विधि। क्या बोलते हैं? सेफर विधि बोलते हैं। मुख से मुख विधि को बोलते हैं लोम्बार्ड विधि। क्या बोलते हैं? लोम्बार्ड विधि, है ना, लोम्बार्ड मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोम्बार्ड विधि बोलते हैं। ठीक है, अब कृत्रिम श्वसन यंत्र का जब प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं साथियों नेल्सन विधि। क्या बोलते हैं? नेल्सन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेल्सन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेल्सन विधि बोलते हैं। बाकी अभी हमने क्या बताया, अगर सिल्वेस्टर है तो इसका मतलब व्यक्ति का सीना जल गया, ठीक है, जल गया, ठीक है, सीना जल गया, है ना, इसे याद कर लीजिए। और सेफर का मतलब हो गया उसका पीठ जल गया। तो फिलहाल अभी किधर लिटाना है इसको? रोगी को छाती के बल, यानी ऐसे लिटाना है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेफर। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि कई बच्चों से ये गलतियां बार बार हो जाती है सिल्वेस्टर और सेफर में। तो थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, इन चीजों पर थोड़ा सा क्या करिएगा? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए डॉट 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 का प्रयोग करना चाहिए, है ना, यानी पेट्रोल से लगी आग है तब आप हम क्या प्रयोग करेंगे? तो भाई देखो लिक्विड से आग लगी है, पेट्रोल से आग लगी है, तो हम क्या करेंगे अब? हाँ, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों? फोम प्रकार का अग्निशामक यंत्र करेंगे, रेत की भरी बाल्टी का यूज करेंगे, शुष्क पाउडर का प्रयोग करेंगे। और पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा प्रयोग करना चाहिए? तो पेट्रोल से आग लगी होती है, जो डीजल या पेट्रोल या गैस से लगे, तो कौन सा यूज करेंगे? फोम प्रकार का यूज करेंगे, झाग प्रकार का यूज करेंगे। सीधा बोल दीजिए भाई, है ना, पानी से भरी बाल्टी तो यूज करेंगे नहीं, शुष्क पाउडर युक्त करेंगे नहीं, करेंगे किसका? फोम प्रकार का यानी झाग प्रकार का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21
और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ये कौन सा सिंबल है जो आपको बताना है। तो मैंने बताया था कि जलती हुई आग पर अब देखो क्रॉस पट्टी बन गया है ना, सिंबल बना हुआ है और उस सिंबल पे क्रॉस पट्टी बना दी गई। जैसे ही क्रॉस पट्टी दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि यह निषेधात्मक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, निषेधात्मक के अलावा यह कुछ भी नहीं हो सकता है। तो साथियों, निम्न आकृति में किस प्रकार के सुरक्षा संकेत को दर्शाया गया, तो वह दर्शाया गया है निषेधात्मक संकेत यानी प्रोहिबिटिव सिग्नल्स। किसको? प्रोहिबिटिव सिग्नल्स को। तो ऑप्शन 21 का ए वाला सही हो जाएगा, यानी 21 का ऑप्शन ए इज राइट। 21 का क्वेश्चन ए वाला बच्चे का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं और आराम से सवाल को पढ़िएगा। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जामिनर कि आग बुझाने के लिए प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र का कार्य क्या है। तो ईंधन तत्व को आग में जोड़ना, ठीक है, फिर ईंधन तत्व को आग से निकालना, तापमान को कम करने के लिए पानी का उपयोग करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करना। देखिए बताइए, कह रहा है कि आप आग बुझाने के लिए प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र का कौन सा कार्य है। तो बताइए भाई इसमें क्या हो सकता है। देखो भाई, इसका जो ऑप्शन बनेगा वह बनेगा आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। यानी आपको पता है कि आग जो लगती है वह 3 तत्वों से लगती है। किससे किससे लगती है? एक होता है आपका साथियों ईंधन, है ना, जिसे बोलते हैं फ्यूल, एक होता है उष्मा या ताप, और एक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इतना चीजें से आग लगती है। अब इनमें से किसी एक को हटा दीजिए, या फ्यूल को हटा दीजिए या ताप को हटा दीजिए, आग हमारा बुझ जाता है। तो जब ऑक्सीजन को हटाते हैं तो इसको बोलते हैं स्मूथरिंग विधि, और जब ताप को यानी कम करते हैं तो इसको बोलते हैं कूलिंग विधि, और इस ईंधन को क्या बोलते हैं? स्टार्विंग विधि। तो इनके नाम है ना, इनके नाम है कि भाई ईंधन को अगर हमको हटाना है तो हम बोलते हैं इसको साथियों स्टार्विंग। क्या बोलते हैं? स्टार्विंग। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्विंग विधि बोलते हैं। और ताप को अगर हटाना है तो इसको हम बोलते हैं कूलिंग मेथड। क्या? कूलिंग मेथड बोलते हैं, यानी कूलिंग विधि बोलते हैं। और ऑक्सीजन को आपूर्ति को हटाना है जिसको बोलते हैं स्मूथरिंग। क्या बोलते हैं? स्मूथरिंग। क्या बोलते हैं? स्मूथरिंग। तो इतनी चीजें होती हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो आग को बुझाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वह किसका करते हैं? ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करना। तो 22 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का डी वाला बच्चे का सही हो जाएगा। तो देख रहा हूं कई बच्चों का आंसर जबरदस्त तरीके से आ रहा है। भाई मानना पड़ेगा आप लोगों को, बच्चों ने प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से किया है, एकदम अपना तैयारी दबा कर किए हैं, है ना। अच्छी बात है, आपकी मेहनत है साथियों, और आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं सफल हो जाओगे, है ना। क्यों नहीं सफल होंगे? क्यों नहीं होंगे भाई, बिल्कुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि मानकीकरण की 5 अवधारणा किस चरण को संदर्भित करती है? चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, चरण थर्ड, चरण फोर्थ। तो साथियों एक होता है 5 यस, है ना, एक होता है 5 यस मानक होता है, और जिसमें क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ साथियों। जो 5 यस जिसे शॉर्ट बोलते हैं, इस 5 यस में साथियों जो मान आपका आता है, सबसे पहला एक आता है जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट। दूसरे को साथियों हम बोलते हैं साइन, है ना। क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। और तीसरे को बोलते हैं साथियों ससेस्टेशन, है ना, और ससेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ससेस्टेशन बोलते हैं। तो ये होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का चौथे नंबर पे जो बनता है साथियों सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर होता है। और क्वेश्चन 5वें नंबर पे जो बनेगा वो बनेगा स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये पूछ क्या रहा है? मानकीकरण का 5 अवधारणा किस चरण के अंतर्गत आता है? मुझे लग रहा है साथियों शॉर्ट होगा, फिर सेट इन ऑर्डर होगा, फिर साइन होगा, सस्टेशन होगा, तब जाकर होगा। तो एक बार फिर से मैं इसको रफ करता हूँ, इसको मैं एक बार फिर से रफ करता हूँ, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ साथियों, इसको रफ करता हूँ। इसको हम क्या करते हैं? रफ करते हैं और आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अभी हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, है ना। एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी इसका आंसर बताता हूँ। हाँ चलिए, इसका जो आंसर होगा सबसे पहले आएगा शॉर्ट। क्या आएगा? शॉर्ट आएगा। और दूसरे नंबर पे जो बनेगा वो ससेस्टेशन बनेगा। क्या बनेगा? ससेस्टेशन बनेगा।
है ना। दूसरे नंबर पे क्या बनेगा साथियों, सेट इन ऑर्डर होगा। क्या होगा, सेट इन ऑर्डर होगा। क्या होगा, सेट इन ऑर्डर होगा। और जो थर्ड नंबर बनेगा, जो तीसरे नंबर पे आपका बनेगा, वह बनेगा आपका सेट इन ऑर्डर के बाद जो बनेगा वो बनेगा साइन। क्या बनेगा, साइन बनेगा। और उसके बाद चौथे नंबर पे एग्जामिनर जो पूछा है वह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन, STAN, जो आपको एग्जामिनर आपसे दिया है। तो STAND स्टैंडर्ड ORDIG, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। अच्छा, ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और इसको या तो स्टैंडर्डाइज भी बोल सकते हो, या तो फिर जो दिया है आप उसी को लिख लीजिए, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो STANDARDIZATION, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन होगा। फिर पांचवें नंबर पे जो बनेगा, यानी जो पांचवा नंबर का जो बनेगा वह बनेगा आपका सित सुके, यानी इसको बोलते हैं सस्टेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सस्टेन, जो अभी आप लिख रहे थे पहले, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं सस्टेन, है ना, सस्टेन भी बोल सकते हो, या सिकास्तु भी बोल सकते हो, यानी अनुशासन। तो ये इतने चीजें बनता है। अब एग्जामिनर आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कि भाई मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन किस पे बनता है, तो चौथे चरण पे। ये देखिए स्टैंडर्डाइजेशन जो बना वो किस पे बना, चौथे चरण पे बना। तो चौथे चरण पे बना तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा। अब इसको बताइए 24 नंबर पे, सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या होगा, सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या होगा, सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, सूचनात्मक चिन्ह है, यानी क्या है, इंफॉर्मेटिव दे रहा है, यानी कि यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा दल है, प्राथमिक चिकित्सा दल का ये सिंबल है। किसका दल है, प्राथमिक चिकित्सा दल का सिंबल है। तो 24 का डी हो जाएगा। 25 का आंसर बताइएगा। 25 का आंसर जो आएगा, ये जो है निम्न सड़क सुरक्षा संकेत का क्या नाम है, तो यह होता है आपका अनिवार्य संकेत। क्या होता है, अनिवार्य संकेत होता है, यानी मैंडेटरी सिग्नल्स हो जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके स्क्रीन पर, निम्न सावधानी संकेत का क्या नाम है ना। तो देखो भाई पैदल जा रहा है तो स्वाभाविक है आप कह सकते हो कि स्कूल पहरा अनारक्षित तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, पैदल यात्री। तो 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का डी हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब देखिए प्री बुकिंग कैसे करेंगे एग्जामपुर का, है ना। तो प्री बुकिंग करने के लिए साथियों आपको स्टेप फर्स्ट पे, यानी कि गूगल आपके मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाएंगे, फिर वहाँ पर स्टेप सेकंड आएगा, फिर स्टेप थर्ड, यानी आपको अपने मोबाइल नंबर से जिसे करना है रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन करिएगा। फिर साथ में साथियों स्टेप 4 पे जाइएगा, यानी कि जहां पर आपको मिलेगा सपनों की इस जंग में आपका स्वागत है, हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। फिर आपको यहाँ पर देखिए मिशन वर्दी का काम्बो बैच है, और जो एक बेहतरीन बैच है आप उसको ले सकते हैं। आपके जो भी दोस्त मित्र भाई हैं इससे आप जुड़िए, जितना हो सके उतना इन चीज़ों को बताइए। तो ये प्री बुकिंग कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से कोर्स के बारे में लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ें हैं, आपको बहुत कुछ इससे बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो ठीक है साथियों, जो भी साथी दोस्त हैं जिसको वर्दी का जुनून है तो जरूर वह प्री बुकिंग करें मिशन वर्दी के साथ। तो ठीक है साथियों, आज के सेशन के लिए हम आज इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नए जोश और नए टॉपिक को लेकर, क्योंकि ये सीरीज कुछ अलग ही चलेगी, जो आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके अब कुछ नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे देखने के। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा।